हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरुद्ध दुबे। दोस्तों, आज 18 तारीख है और कल है 19 तारीख। 19 तारीख को ध्यान में रखते हुए दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो महत्वपूर्ण ये है कि अभी नए निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कल होनी है। नाम जो है वो घोषित कर दिया गया है। कल उनका वो अपना पद जो है वो ग्रहण कर लेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारी पूरी चर्चा भी यहाँ पर होने वाली है। इलेक्शन कमीशन कैसे मतलब क्या संवैधानिक है या नहीं है, इसके क्या प्रावधान है, कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं, कैसे रिमूवल होता है, और उससे संबंधित उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अभी एक रिसेंटली एक विधि बनाई गई थी 2023 में, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी उस समय भी, और अभी फिर चर्चा में हो गई है, क्योंकि नया जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसमें जिस विधि का प्रयोग किया गया है उस विधि का प्रयोग अपोजिशन ने किया है। तो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, अभी क्या प्रक्रिया है, क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो अपॉइंटमेंट है उसका संविधानवाद से किस प्रकार का रिलेशन है, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा रहेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि 19 तारीख की डेट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि संपूर्ण बैच जो है, जिसमें आपको यूपीएससी CSC के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन हिंदी में आपको कराई जाती है, उस बैच से जुड़ने के लिए आपके पास में आज दिन है, मौका है, अच्छी बात है। और इसलिए क्योंकि कल 19 तारीख से बैच शुरू होने वाला है, तो कल से अपॉइंटमेंट भी होगा चीफ इलेक्शन कमीशन का, और कल से बैच भी शुरू होगा जो आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन कराएगा। मजे की बात यह है कि जो अभी CSC बने हुए हैं वो भी आपकी तरह 1988 केरल कैडर से IAS हुआ करते थे। आप भी IAS की तैयारी कर रहे हैं। एक समय में हो सकता है आपका भी इतिहास मुझे यहाँ पर पढ़ाने को मिले, तो ये तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अर्ली एज में, एक ठीक ठाक एज में, सीमित अटैम्प्ट्स के अंतर्गत जो है आप अपने आप को IAS की तरफ अपने कदम बढ़ा दें, आप नियुक्त हो जाएं। शायद ये 24 साल के थे जो नए चुनाव आयुक्त हैं, शायद 24 साल के थे जब ये IAS बन गए थे, और 30-35 साल तो लगता ही है यार एक मतलब सेक्रेटरी के पद पर पहुंचने के लिए। तो जल्दी पहुंचेंगे तो आपका सफ़र आगे अच्छा होगा, वरना थोड़े छोटे पोस्ट से आप रिटायर हो जाएंगे। तो चलिए, इन सब चीज़ों को तो हम लोग पढ़ेंगे ही, जानेंगे ही। बैच की शुरुआत कर लेते हैं। संपूर्ण बैच जो है, इसमें आप एनरोल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करके उसके ऊपर विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके देखिए कितने का बैच पड़ रहा है। कम से कम सिल्वर बैच अगर आप लोगे तो 10,000 रुपये का आपको मिल जाएगा विरद लाइव कोड लगाने से। विरद लाइव कोड ही लगाना है, कोई दूसरा कोड नहीं लगाना है। कोई कुछ भी कह ले, आप मुझे बताइए कि विरद लाइव कोड के अलावा कोई भी कोड अगर आपको ऑफर किया जा रहा है, तुरंत आप मुझे बताइए, किसी भी प्रकार का संकट हो तो। और इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाती हैं, लाइव क्लासेस मिल जाती हैं। अगर आप प्लैटिनम बैच लेंगे तो आपको प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की सारी सुविधा मिल जाएगी। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका मेंस जो है वो हम लोग कराएंगे फ्री में, और आपकी जो फ़ी है वो भी हम रिफंड कर देंगे। तो ये तमाम सारी फैसिलिटीज़ इसमें आपको दी गई हैं। चलिए करते हैं लेक्चर की शुरुआत। लेक्चर की शुरुआत में सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना है कि ज्ञानेश कुमार जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं, नियुक्त हुए हैं। तो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब ये बन जाएंगे, ठीक है। तो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी हमारे देश के बन जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। निर्वाचन आयुक्त हैं, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, और निर्वाचन आयोग जो होता है, उसी निर्वाचन आयोग की जो बॉडी होती है, जो संरचना होती है, उस संरचना में अगर आप देखेंगे तो उस संरचना में अभी तक परंपरागत तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो होते थे, और इनके साथ में दो जो हैं वो अदर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हुआ करते थे। तो इस तरीके से 3 मेंबर्स की बॉडी हुआ करती थी, 3 मेंबर्स। अब अगर हम कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग, तो आपके मन में बात आ रही होगी कि क्या निर्वाचन आयोग जो है वो संविधान में उसकी स्थिति स्पष्ट है? तो बिल्कुल स्पष्ट है, संविधान में भाग 15 में अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है, चर्चा करेंगे। लेकिन ज्ञानेश जी जो है, इनकी नियुक्ति कैसे हुई है? इनकी नियुक्ति के लिए एक समिति बनी थी। इस समिति में भी 3 सदस्य थे, इस समिति में भी 3 सदस्य थे, और वो 3 सदस्य कौन कौन थे? एक तो अध्यक्ष थे इसमें, अध्यक्ष, और ये अध्यक्ष कोई और नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी थे, नरेंद्र मोदी जी। एक सदस्य ये हो गए। दूसरे सदस्य जो हैं वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के तौर पर गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह जी ये थे।
और तीसरे व्यक्ति के तौर पर, तीसरे सदस्य के तौर पर यहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं श्री राहुल गांधी जी जो हैं, राहुल गांधी जी वो थे। तो आप देखेंगे ये 3 सदस्यों की ये समिति थी। इस समिति को ही अगले निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने के लिए मशवरा देना था राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो है वो क्या कर देंगे, चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कर देंगे। इनमें में से राहुल गांधी जी जो है वो वॉकआउट कर गए थे, वो समिति को छोड़ करके चले गए। उनका ये कहना था कि अभी जो समिति है ये अभी नहीं बुलाई जानी चाहिए, ये समिति कम से कम 19 फरवरी के बाद, 19 फरवरी जो है यानी कल के बाद, 19 फरवरी के बाद आपको ये समिति बनानी चाहिए थी। मुद्दा ये है कि 19 फरवरी के बाद इसलिए बनाए जाने की बात कही गई है। उसका रीजन क्या है कि ये है, एक आपका कानून है, विधि है, जिसको हम कह सकते हैं, जिसका नाम है निर्वाचन आयुक्त एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऐसे लिखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति नी लिख दिया तो नियुक्ति कार्यालय यानी कि ऑफिस जो है वो कार्यालय की शर्तें कार्यकाल विधेयक 2023 था। तो ये विधेयक विधि बन गया है। अब विधेयक जो है अब क्या बन गया है, अब विधि बन गया है। ये तो विधेयक आया था, ये विधेयक 2023 में विधि बन चुका है। तो ये जो विधेयक है, इस विधेयक को पारित किया गया था 2023 में पारित किया गया, तो उससे विधि बन गया। तो विधि में आपको समझ में आ रहा है कि निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है, उनकी नियुक्ति, कार्यकाल या कार्यालय जो है और उनका जो कार्यकाल, उससे संबंधित जो मुद्दे हैं उससे संबंधित ये कानून है। तो इस कानून के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रही है, सुनवाई चल रही है, जिस पर 19 तारीख को अभी डिस्कशन होना है। तो राहुल गांधी जी का कहना था कि ये हो जाए, उसके बाद हम लोग इस समिति के ऊपर चर्चा करेंगे। एक्चुअली ये जो समिति बनाई गई है वो समिति इसी कानून के हिसाब से बनाई गई है, इसी कानून के हिसाब से। और विपक्ष का ये कहना है कि ये कानून जो है वो संविधान में बराबरी का हक नहीं देता है, इसमें जो है न्यूट्रलिटी का प्रयोग जो है वो नहीं किया गया है। तो ये है विवाद, प्रेजेंट टाइम में ये एक विवाद भी है। यानी जो आयुक्त जो अपॉइंट हुए हैं उनको अपॉइंटमेंट में पार्शियलिटी जो है वो की जा रही है। सरकार जो है वो अपनी मनमर्जी के आयुक्त यहाँ पर बैठा रहे हैं। अगर मनमर्जी के आयुक्त होंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और मनमर्जी के अन्य आयुक्त भी होंगे, तो पूरा का पूरा आयोग भी मनमर्जी का हो जाएगा। मनमर्जी का अगर आयोग हो गया तो अपनी मनमर्जी से ही क्या करेगा, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग होता है उस निर्वाचन आयोग के पास निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का अधिकार होता है। किसके निर्वाचन का? जैसे लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्यों के विधानमंडल के सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के अपॉइंटमेंट के लिए, इन सब के इलेक्शंस के लिए इनके पास ये अधिकार होते हैं। तो अगर जो ये बॉडी है जो कि संवैधानिक प्रावधान है, तो संवैधानिक निकाय हो गया। अगर कोई संवैधानिक निकाय जो है इस तरीके से काम करे कि वह सरकार के आदेशों के अनुसार चले या सरकार के निर्देशों के आधार पर चले, तो लोकतंत्र जो है वो बैलेंस नहीं रहेगा, ऐसा विपक्ष का आरोप है। तो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हम पहले समझते हैं संवैधानिक प्रावधान जो है वो क्या है, जिससे कि आपको पूरा का पूरा पॉइंट जो है वो समझ में आ जाए। इससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि जो ज्ञानेश कुमार जी थे इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होने से पहले, अभी इलेक्शन कमिश्नर भी थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होने से पहले। अब तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, मतलब पहले वो यहां पर थे, अभी उनको अपग्रेड करके यहां पर पहुंचा दिया गया, ये मेरा कहना है। तो अब जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर महोदय जो पहले खुद इलेक्शन कमिश्नर थे, वो इलेक्शन कमिश्नर भी इसी एक्ट के द्वारा बनाए गए थे, इसी एक्ट का प्रयोग करके। और अब इसी एक्ट का प्रयोग करके पहली बार किसी व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा रहा है। तो यह मुद्दा भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब हम यहां पर आ जाते हैं, संवैधानिक प्रावधान जो है वो क्या है। संवैधानिक प्रावधानों में भाग 15 आपको ध्यान रखना है। भाग 15 जो है वो क्या है, निर्वाचन है। उसका हेडिंग केवल इतना ही है, निर्वाचन, इलेक्शन।
और ये शुरू होता है अनुच्छेद 324 से और अनुच्छेद 329 ए तक आपका ये जाता है। तो 324 से लेकर 329 तक का प्रावधान आपको इसमें देखने को मिलेगा। आइए मैं सीधा आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे ही ये पॉइंट पढ़ाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि उससे शब्द जो है आपके क्लियर हो जाएंगे, शब्दावलियां आपको क्लियर हो जाएंगी। आइए जल्दी से मैं उसको भी आपको दिखा देता हूं कि वो क्या चीज है। देखिए इस पर जरा गौर कीजिए। ये लिखा है भाग 15। ये क्या लिखा है? भाग 15। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 324, निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। यानी ये सब चीजें निर्वाचन आयोग में निहित होंगी। ठीक है। फिर निर्वाचन आयोग के लिए क्या कहा गया है? देखिए संसद की बात की गई है। जब हम संसद की बात करते हैं बेटे, तो संसद की बात करने का मतलब क्या हो गया? संसद की बात करने का मतलब क्या हो गया कि जब हम संसद की बात कर रहे हैं तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, इनके जो सदस्य हैं, इन सदस्यों की नियुक्ति होगी। इसके अलावा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, इनकी नियुक्ति की बात हो गई। ये तो संसद की बात हो गई। संसद की तरह राज्यों में जो संसद है उसको हम राज्य विधान मंडल बोल रहे हैं। राज्य विधान मंडल जो बोल रहे हैं, राज्य विधान मंडल के जो चुनाव होंगे, ठीक है, और इनके जो चुनाव होंगे, ये जो सदस्य हैं, ये सदस्य कैसे आते हैं? निर्वाचित होकर के आते हैं। ये निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब इनमें में से कुछ जो है, जैसे इसकी अगर हम बात करें तो इसमें से कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं। मनोनीत के लिए निर्वाचन की पद्धति नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन से बाहर है वो। लेकिन जो सदस्य हैं जिनका निर्वाचन हो रहा है, तो निर्वाचन की जिम्मेदारी, इन सब के निर्वाचन की जिम्मेदारी, इसका अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, ये सब जो है वो निर्वाचन आयोग के पास में है। क्लियर हो गई बात इतनी सी? ये चीज क्लियर हो गई। यही चीज यहां पर लिखी हुई है, यही चीज यहां पर आपको दिखाई दे रही है, वो यहां पर लिखी हुई है। अब निर्वाचन होगा तो इनकी निर्वाचक नामावली तैयार होगी, तो वो सब करने का काम जो है इसी इलेक्शन कमीशन के पास ही होता है और इसे इलेक्शन कमीशन कहा जाएगा। तो ये सारी चीजें आपकी किसके अंतर्गत आ गई? आर्टिकल 324 क्लॉज 1 के अंतर्गत आ गई, राइट। अब ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपको आर्टिकल 324 क्लॉज 2 में देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा? 324 क्लॉज 2 में देखने को मिलेगा। 324 क्लॉज 2 में कैसे देखने को मिलेगा? जरा देखिए यहां पर, निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने ही अन्य निर्वाचन आयुक्तों से यदि कोई हो जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करें, मिलकर बनेगा, तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। साधारण शब्दों में मतलब यह है कि एक तो निर्वाचन आयोग में एक सदस्य तो निर्वाचन आयुक्त होगा, बाकी जितने आयुक्त रखने हैं वो राष्ट्रपति जो है वो समय समय पर बताएंगे, और वो सब लोगों का अपॉइंटमेंट जो है वो संसद के द्वारा, इसके लिए एक विधि बनाई जाएगी, उसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति जो है उनकी अपॉइंटमेंट करेंगे। तो 2-3 चीजें आपको यहां पे क्लियर निकल करके आ जाती हैं। क्या निकल करके आती है? अगर हम आर्टिकल 324 की बात करते हैं और इसके क्लॉज 2 की बात करते हैं, तो सदस्य की संख्या कितनी होगी? सदस्यों की संख्या में अगर हम बात करें तो एक तो फिक्स है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये तो एक तो फिक्स है, लेकिन अन्य सदस्य कितने होंगे? अन्य सदस्य उतने होंगे जितना राष्ट्रपति जो है वो क्या करें, जितना राष्ट्रपति बताएं। और राष्ट्रपति कितना बताते हैं तो आपको मालूम ही है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है सलाह देती है। दूसरी बात यह है कि इनके अपॉइंटमेंट किस विधि से होगा, अपॉइंटमेंट की विधि क्या होगी, तो इसके लिए विधि जो है बनाने का काम, यानी कानून बनाने का काम जो है वो संसद करेगा। अब संसद जो कानून बनाएगा उस कानून के अकॉर्डिंग जो है वो काम यहां पर चलेगा। अब अभी परंपरा में क्या था कि संसद जो है वो, इस पर कोई कानून नहीं था, तो यहां पर एक वैक्यूम क्रिएट था। तो उस वैक्यूम में परंपरा चली आ रही थी कि जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या करते थे, सलाह देते थे राष्ट्रपति को कि भाई इनको अपॉइंट करना है, और उनको जो है इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाता था, और इलेक्शन कमिश्नर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसको बनाना है वो भी बता दिया जाता था, और प्रेसिडेंट जो है उसको इसी तरीके से अपॉइंट करते चले आ रहे थे। तो ये जो पद्धति है, इस पद्धति को चैलेंज किया गया कि यार इस तरीके से अगर देखा जाए, इस तरीके से अगर आप देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई इस तरीके से तो ये इसमें पक्षपात है। प्रधानमंत्री जिसको सजेशन देते जा रहे हैं, सरकार जिसको सजेशन देती जा रही है, उसी को जो है निर्वाचन आयुक्त बनाया जा रहा है। तो इसी को लेकर के लोगों ने जो है वो PIL वगैरह दाखिल करी, मतलब इसके ऊपर कोर्ट में सुनवाई होने की बात हुई। तो अब एक यहां पर केस आता है जिस केस को हम लोग बोलते हैं अनूप बरनवाल बनाम अनूप बरनवाल बनाम
भारत संघ 2023 का ये एक केस आ जाता है। अब ये केस में क्या कहा गया कि भाई जो अपॉइंटमेंट है इसमें क्या हो रहा है कि जो नियुक्ति की जो पद्धति है, मौजूदा पद्धति जो है, नियुक्ति की जो मौजूदा पद्धति है, मौजूदा पद्धति जो है, ये मौजूदा पद्धति वास्तविक रूप में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकती है। स्वतंत्र और जो निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, निष्पक्ष चुनाव जो होने चाहिए, जो अपेक्षा है एक स्वतंत्र लोकतंत्र की, जो अपेक्षा है भारतीय गणतंत्र की, जो अपेक्षा है भारतीय संविधान की, तो वो निःशुल्क निष्पक्ष चुनाव कराने का होने का जो भारतीयों का जो अधिकार है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। इस तरीके से ये जो प्रक्रिया है, ये जो मौजूदा पद्धति है, ये असंवैधानिक है, असंवैधानिक है, ये ठीक नहीं है। इसको हमें संवैधानिक पद्धति बनाना होगा। और संवैधानिक पद्धति क्या है कि संसद क्या करे, संसद इसकी नियुक्ति के लिए एक विधि बनाए। तो विधि बनाना होगा, ये संसद पे दबाव आया। अब ये मामला जो है जब सुप्रीम कोर्ट में गया, तो याचिकाकर्ता जो है वो दावा कर रहे हैं कि ये प्रणाली ठीक नहीं है, स्वतंत्र तौर से काम नहीं कर रही है। तो 2 मार्च का समय है, 2 मार्च 2023 का दिन है। 5 जज जो हैं उनकी एक बेंच ने क्या किया, इस पर एक निर्देश दिया, इस पर एक उन्होंने क्या दिया, निर्देशन जो है वो किया। अब देखिए, विधि बनाने का काम तो संसद का है, विधि बनाने का काम न्यायपालिका का नहीं है। विधि बनाने का काम न्यायपालिका का है क्या? नहीं है। विधि बनाने का काम जो है वो संसद का है। तो संसद ने 5 जजों की जो बेंच है उसमें मुख्य न्यायाधीश ने एक समिति बनाने का निर्देश दिया। किस चीज का निर्देश दिया कि एक समिति बनाई जाए। वो समिति ही जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जो हैं उनको सलाह दे, राष्ट्रपति को क्या करे, सलाह दे कि हमें किसको जो है अपॉइंट करना है एज अ इलेक्शन कमिश्नर। ये नियुक्तियों की सलाह देगी। अब ये जो समिति है ये तब तक काम करेगी, जब तक संसद इस पर क्या न कर ले, संसद इस पर विधि न बना ले। तो मतलब अभी क्योंकि वैक्यूम है भाई, अभी तो विधि नहीं बनी है, अभी विधि नहीं है, तो संसद को यह निर्देश जा रहा है कि भाई इस पर विधि बनाओ। और जब तक विधि नहीं बन रही है तब तक अपॉइंटमेंट कैसे होगा, जो हमने बताया है कि समिति बनाइए और समिति बना करके राष्ट्रपति को सलाह दीजिए। अब ये तो निर्देश है, निर्देश में एक पॉइंट और भी आया, जिसमें निर्देश ये आया कि समिति में सदस्य कौन होंगे। इस समिति में जो सदस्य हैं उनमें से 3 सदस्यों की इन्होंने बात करी थी। उन 3 सदस्यों में एक तो आपका जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, CJI होंगे। दूसरा विपक्ष के नेता हों, ठीक है, विपक्ष के नेता हों। और तीसरा जो है इसमें केंद्रीय जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री जो हैं वो इसमें शामिल हो। तो इस तरीके से अपॉइंट करने की यहां पर बात की गई थी। ये एक सोल्यूशन दिया गया, समिति जो है काम करेगी। तो पीठ ने कहा कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की निष्पक्षता बहुत जरूरी है, ऐसा काम हम लोगों को करना चाहिए। अब जब ये निर्देश आए तो 12 दिसंबर 2023 को क्या हुआ, ये तो 2 मार्च की बात है ना, 12 दिसंबर 12 दिसंबर 2023 को, 12 दिसंबर 2023 को इसी विधि को लेकर के एक विधेयक जो है वो राज्यसभा में चला गया, राज्यसभा में आया और राज्यसभा ने इसको पास कर दिया। फिर बाद में लोकसभा ने भी इसी विधेयक को पास कर दिया। तो राज्यसभा का जो विधेयक है वो विधेयक कौन सा है, विधेयक यही वाला है, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचक नियुक्ति निर्देशक शर्तें कार्यकाल विधेयक 2023। ये विधेयक राज्यसभा में आया 12 दिसंबर 2023 को और आने के बाद जो है वो विधानसभा राज्यसभा से पारित हो गया। राज्यसभा से पारित होने के बाद वो लोकसभा से पारित हुआ और वो उसके ऊपर राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, मंजूरी दे दी। 29 दिसंबर 2023 को इस पर मंजूरी मिल गई। ठीक है, तो ये जो कानून है, ये जो राज्यसभा से है, ये अंततः जो है 12 दिसंबर वाला जो विधेयक था ये 29 दिसंबर को 29 दिसंबर 2023 को क्या बन गया, 23 को क्या बन गया, ये कानून बन गया। राइट। अब इन्होंने जो कानून बनाया उस कानून में जो चीजें रखी वो क्या रखी, उसमें उन्होंने जो 3 सदस्य जो यहां पर
निर्देशित किए थे सुप्रीम कोर्ट ने, उसके पृथक वहां पर समिति बनाने की बात की गई है। इसमें समिति में जो सदस्य होंगे उन सदस्यों के बारे में यह कहा गया कि भाई समिति में एक होंगे पीएम जो कि अध्यक्ष होंगे, दूसरे होंगे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे, और तीसरे होंगे आपके लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, विपक्ष के नेता। इन केस अगर विपक्ष का कोई नेता नहीं है तो जो सर्वाधिक वोट वाली जो पार्टी होगी, मतलब विपक्ष में जो सर्वाधिक वोट वाली जो पार्टी होगी उसका कोई व्यक्ति जो है उसको क्या बना दिया जाएगा, इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर यहां पर रख दिया जाएगा। तो ये अब देखिए कि इसमें सीजेआई नहीं है, इसमें सीजेआई जो है वो एब्सेंट है, सीजेआई इसमें मौजूद नहीं है। सीजेआई मौजूद नहीं है तो इसी वजह से यहां पर इसको केस को जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है कि भाई ये मामला क्या है। अब ये आरोप लगाया जा रहा है सरकार के ऊपर कि आप सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है वो नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश क्या दिया है कि आपको सीजेआई रखना चाहिए एक, और यहां पर जो समिति है, इस समिति में सीजेआई नहीं है। आरोप यही है कि सीजेआई क्यों नहीं रख रहे हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। अब देखो यहां पर ये ध्यान से रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति का सुझाव दिया था वो तभी के लिए दिया था जब इस पर कानून नहीं था, जब इस पर विधि नहीं थी, और उसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि सीजेआई होना चाहिए। तो ये तो एक भावना हो गई कि यार हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट की बड़ी रिस्पेक्ट है, ऐसा कोई नहीं है कि रिस्पेक्ट नहीं है। ऑब्वियसली सरकार भी चाहे तो इसका ध्यान रख सकती है, ऑब्वियसली रखना भी चाहिए। तो ये सीजेआई यहां पर नहीं है। और अगर आपने ये जो नियुक्ति रखी है इसमें से ये जो दो लोग हैं, ये दो लोग तो हमेशा हावी रहेंगे और ये हमेशा एक ही रहेगा। तो अगर आप ये कह रहे हो कि इसमें निर्णय कैसे लिया जाएगा, तो निर्णय लेने के लिए आप कह रहे हैं कि बहुमत के आधार पर निर्णय होगा, बहुमत के आधार पर निर्णय होगा कि हमें किस सदस्य को चुनना है। जिस सदस्य पर बहुमत होगा वही सदस्य का रिकमेंडेशन राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। तो ये तो हमेशा विपक्ष का नेता तो हमेशा अल्पमत में है, हमेशा अल्पमत में है। तो दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो ये बात है कि ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, दूसरी ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया था, आप वो भी नहीं मान रहे हो। चलो सुप्रीम कोर्ट का सुझाव नहीं मान रहे हो तो कम से कम बैलेंस तो रखना चाहिए था। तो दो चीजें हैं जिसको लेकर के यहां पर मुद्दा चल रहा है। अब इसमें जो ओवरऑल आपको चीजें दिख रही है कि संसद से बनी हुई विधि है, ये विधि को अगर आप कहें कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में डिसीजन आगे ले सकती है क्योंकि संसद में बनाई गई जो विधियां हैं, अधिकतर सामान्यतः अगर देखा जाए तो विधियां जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट निगरानी रखती है कि कोई असंवैधानिक चीज ना बन रही हो। अगर सुप्रीम कोर्ट को इसमें असंवैधानिक चीज दिखाई देगी तो वो इस पर ऑब्जेक्शन करेंगे और आगे इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। फिलहाल तो इसी के अकॉर्डिंग जो है नियुक्ति हो चुकी है नए चुनाव आयुक्त की। हाँ, इसमें जो है संजीव खन्ना भी हुआ करते थे, तो संजीव खन्ना अब इसमें नहीं है। संजीव खन्ना तो अब मालूम है कि सीजेआई की तरफ चले गए। ठीक है, तो अभी आपको यहां पर पता चल गया, सारी चीजें क्लियर हैं, एक एक चीज आपको यहां पर क्लियर हो गई। अब बाकी जो चीजें हैं वो यहां पर अलग अलग क्लॉजेज में दी हैं। जैसे कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाएगा तब जब मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, तो कार्य को लेकर के है। लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के लिए प्रथम साधारण निर्वाचन से पहले, उसके पश्चात प्रत्येक द्विवार्षिकीय निर्वाचन से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात खंड 1 द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों का पालन आयोग की सहायता के लिए प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकेगा। तो ये प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में है। संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रित हो। वो तो इसकी नियुक्ति से संबंधित पॉइंट यहां पर लिखे हैं जो राष्ट्रपति जो है यहां पर बताएंगे। ठीक है, तो इसमें तमाम प्रकार की चीजें दी हुई हैं जो मैंने आई होप कि आपको यहां पर क्लियर कर दी होगी। अब अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग में जो सदस्य होते हैं इन सदस्यों की नियुक्ति की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है बेटा कितना होता है। इनका कार्यकाल ऑफिस ग्रहण करने के बाद से 6 साल का होता है। 6 साल के लिए इनको नियुक्त किया जाता है, या फिर 65 साल की आयु, 65 साल की व्यक्ति की आयु, 65 साल की आयु जो भी पहले आ जाए। इन दोनों में से जो भी पहले हो उस पर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो तकरीबन 2029 तक का जो समय है वो वर्तमान सीजेआई के पास चला जाएगा, मतलब नवनियुक्त सीजेआई के पास चला जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो हमने आपको बताया कि इनकी जो नियुक्ति है वो कैसे होगी। नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एंड सील
वो इसको जो है अपॉइंट करते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन इनकी कैसी होती है? निर्वाचन आयुक्त जो है उनको, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? उनकी क्वालिफिकेशन होती है कि जो मतलब ऐसे व्यक्ति जो उस पद के लिए इक्विवेलेंट हो या जिनकी रैंक इस प्रकार की हो जिनको हम सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तौर पर मान सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सचिव हैं इनके इक्विवेलेंट जो है वो आपको यहां पर देने की बात यहां पर करी गई है। अब इसमें सर्च कमेटी की भी बात बताई गई, जो नई विधि बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ये सजेशन जो है नई विधि में रखे गए। उसमें सर्च कमेटी की बात बनाई गई है, सिलेक्शन कमेटी की बात बताई गई है। सिलेक्शन कमेटी में चेयरपर्सन होगा एक, जो कि प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन का एक मेंबर होगा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री से नॉमिनेटेड एक व्यक्ति होगा जिसको प्राइम मिनिस्टर ही नियुक्त करेंगे। तो ये सारी चीजें उसमें जो है वो सिलेक्शन उसमें दी गई हैं। सर्च कमेटी और सिलेक्शन कमेटी के लिए दिया गया। सर्च कमेटी का मतलब यह है कि हमको सदस्यों को सर्च करना है कि किनको किनको हम योग्य मानते हैं। सिलेक्शन कमेटी का मतलब है जो सर्च किए गए लोग हैं उनमें में से किसको हमें अपॉइंट करना है, वो सिलेक्शन करके कमेटी रिकमेंडेशन देगी और राष्ट्रपति उसके ऊपर मोहर लगा देंगे। सिंपल सी बात ये है। इलेक्शन कमीशन की पावर की अगर हम बात करते हैं तो पावर मैंने आपको बताया जो कि पहले अनुच्छेद में ही दिया हुआ है। टर्म ऑफ ऑफिस की भी बात मैंने आपको बता दी कि 6 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। ठीक है, हाँ। और एक चीज और ध्यान रखना है, अपॉइंटमेंट में एक चीज और ध्यान रखना है, पुनः निर्वाचित होने का इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। रीअपॉइंटमेंट का इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर हम बात करते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनको सैलरी उस प्रकार की दी जाती है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको इनकी सैलरी जो है वो दी जाती है। ठीक है, उनको इसी प्रकार की सैलरी दी जाती है। और इसके अलावा कार्यकाल में एक चीज और ध्यान रखनी है, नॉर्मली तो 6 साल से 65 साल तक का रहता है। इसके पहले अगर इनको रिजाइन देना है, खुद से रिजाइन देना है, तो ये रिजाइन दे सकते हैं। इसके लिए इनको राष्ट्रपति को जो है रिजाइन देना पड़ेगा, यानी कि राष्ट्रपति को लिख करके ये खुद से रिजाइन दे सकते हैं। या फिर एक प्रोसीजर है, अगर कोई असंवैधानिक काम करते हुए देखे जाएंगे तो इसके लिए दूसरा प्रोसीजर है। दूसरा प्रोसीजर ये है कि इनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल का जो प्रोसीजर होता है उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उसको हटाया जाता है। ठीक है, अदर इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे उनका भी रिमूवल इसी प्रकार से होगा। अदर इलेक्शन कमीशन के रिमूवल में आप देखेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर का रिकमेंडेशन आता है। ठीक है, अदर इलेक्शन कमीशन के रिमूवल में इलेक्शन कमीशन जो होते हैं, कमिश्नर जो होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, उनका रिकमेंडेशन आता है। उनके रिकमेंडेशन के आधार पर इनको जो है वो रिमूव किया जा सकता है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको हटाने की एक ही प्रक्रिया है, ऑन ग्राउंड्स ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिस पे हटाए जाते हैं उसी ग्राउंड्स पर इनको भी रिमूव किया जा सकेगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको क्या चीज अनक्लियर है वो अगर आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले किसी भी न्यूज में हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।